हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज हम लोग का टॉपिक है, बस विषय है जो बात करेंगे टीजीटी पीईटी 2025। पहले मैं इसको स्टार्ट किया था लेकिन बीच में कुछ कारणों से पोस्टपोन कर दिया, लेकिन आज फिर हम पीवाईक्यू सीरीज लाए हैं, खास तौर से पीजीटी का, क्योंकि पीजीटी का ही एग्जाम होने वाला है, क्योंकि टीजीटी का एग्जाम अगले महीने में चला गया है। इसलिए पीजीटी का जितना भी पीवाईक्यू है, मतलब पिछले सालों में हमारे एग्जाम्स हुए हैं, उन सभी का क्वेश्चन एक एक वन बाई वन करके रिवीजन कराएंगे। आज हमारा जो टॉपिक है 2021 का पीजीटी जो कॉमर्स का पेपर हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कॉमर्स पीजीटी 2021 का क्वेश्चन लेकर आए हैं। टोटल आपको मालूम होगा कि क्वेश्चनों की संख्या 125 होती है। इस 125 क्वेश्चन में से लगभग 60 से 65 क्वेश्चन मैं इस पार्ट में कराऊंगा और बाकी जो होगा उस सेकंड पार्ट में। दूसरी चीज ध्यान से सुनिएगा कि इसको मैंने ये रखा है कि जब तक एग्जाम होगा तब तक डेली बाय डेली आपको पीवाईक्यू मिलता रहेगा। समय रहेगा शाम 8 पीएम पर 8 बजे के आसपास हमारा क्लास स्टार्ट होगा और डेली बाय डेली कुछ ना कुछ पीवाईक्यू आपके रहेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पिछले सालों के क्वेश्चंस को, पेपर को यदि हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो काफ़ी क्वेश्चनों का उसमें से हेल्प मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं। क्योंकि पेपर का पैटर्न या स्टैंडर्ड जो बदला हुआ है, फिर भी मतलब कुछ क्वेश्चनों का तो हेल्प मिल ही जाएगा। तो आज से हम ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं केवल पीजीटी के लिए और पीजीटी कॉमर्स के लिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा वीडियो का आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए हमारा यहाँ से बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यूपी पीजीटी एग्जाम 2021 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, खास तौर से हमारे कॉमर्स के लिए है। कॉमर्स में थोड़ा सा कलर हम डिस्कलर चेंज कर लें, खास तौर से कॉमर्स के लिए सीरीज जो भी हो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पेपर्स भी है और इन पेपरों के बेस पर मैंने तैयार किया है। मैंने जो पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर हैं उसी एक बच्चे से मैंने लिया। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन, हम मुद्दे की बात करते हैं। किसी संपत्ति के मूल्य, ध्यान से समझिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है, एकदम आराम से समझिएगा। किसी संपत्ति के मूल्य, स्वामित्व, स्वत्व, अस्तित्व और कब्जे के संबंध में जांच कहलाती है। पूछ रहा है किसी संपत्ति, अब ध्यान दीजिएगा यहां पे, संपत्ति का दाम, उसका स्वामित्व, स्वतत्व, अस्तित्व, कब्जे के संबंध में जांच की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रमाणन तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? वहां सारे प्रपत्रों की जांच की जाती है। मूल्यांकन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन तो किया नहीं जा रहा है, चेकिंग किया जा रहा है। सत्यापन और अन्वेषण, अन्वेषण भी आपका नहीं होगा। तो सही ऑप्शन इसमें से क्या होगा भाई? सत्यापन। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। एक ही क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से आप देखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, सत्यापन। सत्यापन के अंतर्गत ही संपत्तियों का जो भी चीजें हैं जांच करते हैं। दो क्वेश्चनों का हम सही ले रहे हैं। लिखा है कि अभिप्रेरणा का संबंध है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। मोटिवेशन का संबंध किससे है? देखिए, चूंकि मोटिवेशन जो है वो हमारा डायरेक्टिंग का पार्ट है, डायरेक्टिंग का पार्ट है। डायरेक्टिंग में हम जनरली जानते हैं कि 4 चीजें आती हैं। क्या क्या आता है? सुपरविजन, और क्या आता है? मोटिवेशन, और क्या आता है? लीडरशिप, और क्या आता है? कम्युनिकेशन। ये 4 चीजें आती हैं। चूंकि यहाँ पे देखेंगे तो नियोजन होगा नहीं, नियंत्रण होगा नहीं, क्योंकि मोटिवेशन में ये दोनों चीजें नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका मैनेजमेंट का कार्य है। संगठित करना मतलब ऑर्गेनाइजेशन होगा नहीं, तो इसमें लीडरशिप ही एक शेष बच रहा है, क्योंकि ये सब डायरेक्टिंग के पार्ट है। क्योंकि संचालन लिखा रहता तो समझ में आता है, तो यहाँ पे नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपान श्रृंखला स्केलर चेन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ध्यान दीजिएगा, एक हेनरी महोदय थे, हेनरी फ्योर्ड। उन्होंने 14 सिद्धांतों
का जन्म दिया, जिसे प्रबंध के सिद्धांत या प्रबंध के जनक या 14 सिद्धांतों के जनक कहे जाते हैं। उन 14 सिद्धांतों में से एक सिद्धांत था सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। ये कौन कहा था? अभी मैंने नाम ही बता दिया भाई, तो हेनरी फ्योल ही किए थे, बाकी लोग तो किए नहीं थे। ये याद रखिएगा, सोपान श्रृंखला हेनरी फ्योल का सिद्धांत। यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। पूछ रहा है कि प्रबंधक किस क्रम में प्रबंधकीय कार्यों को निष्पादित करता है। भाई देखिएगा, सबसे पहले तो हमारा प्लानिंग तैयार होता है, प्लानिंग के बाद से हमारा ऑर्गेनाइजिंग तैयार होता है। अब देखिए, नियोजन यहाँ से स्टार्ट है, नियोजन यहाँ से स्टार्ट है, तो ये दोनों तो मान लीजिए होगा ही नहीं। अब बारी आती है नियोजन के बाद से, इसमें भी संगठन है, इसमें भी संगठन है, तो अभी तक यही है। नियंत्रण की जो क्रिया होती है वो बाद में आती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर होता है डायरेक्टिंग, फिर नियंत्रण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा इसमें? डी, क्योंकि जिस तरह प्लानिंग पहले है उसी तरह कंट्रोलिंग लास्ट में। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है? पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है मितव्ययी आदेश मात्रा की अवधारणा संबंधित है, EOQ, ठीक ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये किससे रिलेटेड है ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, सामग्री का भंडारण करने की तकनीकी से, सामग्री नियंत्रण की ये तकनीकी है। उत्पाद प्रक्रिया में सामग्री उपभोग की ना, ये भी नहीं है। सामग्री क्षय, ये भी नहीं है। यह सामग्री के कंट्रोल करने का एक टेक्निक है, एक मेथड है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ह्रास लेखांकन के लिए किस लेखांकन प्रमाप, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, प्रमाप का प्रयोग किया जाए। मतलब कह रहा है डेप्रिसिएशन के लिए किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन के लिए भाई ये एग्जैक्ट याद रखिएगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारा सी है, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 का यूज किया जाता है, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, लेखांकन प्रणाली जो अदत्त व्ययों तथा उपार्जित आयों के लाभों की गणना करने के लिए संज्ञान में नहीं लेती है कहलाती है। कह रहा है वो कौन सी अकाउंटिंग सिस्टम है, लेखांकन प्रणाली है, जिसमें आउटस्टैंडिंग एक्रूड इनकम की को लाभों की गणना करते समय इसको संज्ञान में नहीं लिया जाता है, माने ध्यान नहीं दिया जाता। वो कौन सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसमें अदत्त व्ययों और एक्रूड इनकम को लाभ की गणना करते समय ध्यान में नहीं रखा जाता। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम में तो ध्यान में रखा जाता है भाई, एक्रूअल बेसिस पे भी ध्यान में रखा जाता है, सिंगल एंट्री सिस्टम में थोड़ा थोड़ा यूज किया जाता है, थोड़ा नहीं भी किया जाता है, लेकिन पूर्णतः ये सही नहीं है। लेकिन हमारे कैश प्रणाली जो है इसमें ये पूर्णतः सटीक बैठती है। तो कैश सिस्टम में हमारा आउट इसे, क्योंकि कैश सिस्टम में क्या होता है, जितना कैश आया जितना कैश गया उन्हीं का लेखा किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में, ध्यान दीजिएगा, भारत में जनगणना कराने का दायित्व का। देखिए, ये बड़ा विचित्र क्वेश्चन है। विचित्र क्वेश्चन का मतलब है कि जैसे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में से तो भाई मुझे लग रहा है कि कुछ भी नहीं होगा। देखिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय, थोड़ा सा सही ये दिख रहा है। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय तो जनगणना का काम ही नहीं करता है। अब भारत सरकार का श्रम नियोजन मंत्रालय, युवा कल्याण मंत्रालय, ये भी काम नहीं करता। अब भारत सरकार के मंत्रालयों पर ये भी नहीं है। मतलब जो ऑप्शंस दिए गए हैं उस ऑप्शन के हिसाब से लग रहा है ये सही हो सकता है, ठीक ना, क्योंकि जनगणना का काम अलग ही एक विभाग करता है जिसको CSO कहा जाता है। वो CSO हमारा होम मिनिस्ट्री के एक अंडर में आता है। ऑप्शन नंबर ई। अगला है, एक नए उत्पाद का परिचय कराने हेतु विज्ञापन पर किया गया भारी माने हैवी प्रारंभिक व्यय वर्गीकृत किया गया। कह रहा है
कि विशेष विज्ञापन या हैवी एडवर्टाइजमेंट या प्रिमिलरी एक्सपेंसेस को किस कैटेगरी में माना गया। तो देखिए, पूंजीगत व्यय तो होता है भारी के लिए, तो बात सही है। आयगत व्यवसाय संचालन के दौरान माने गए दायित्व तो ये तो होगा ही नहीं। स्थगित डिफर्ड रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ये क्या होता है, इसमें विशेष विज्ञापन व्यय, प्रारंभिक व्यय पड़े होंगे, अंशों पत्रों पे कटौती पे बट्टा, लाभान खाते का डेबिट से, ये सारी चीजों को ऐड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर होगा डी। अगला क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन है, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ज्ञात है, हमें जानकारी है, इक्विटी शेयर हमारी 3 लाख की है और 7% प्रेफरेंस शेयर हमारे 2 लाख के हैं, रिजर्व एंड सरप्लस हमारे 1 लाख के हैं और डिवेंचर 8% हमारा 4 लाख का है। कुल संपत्तियां 10 लाख की है। पूंजी दंतीकरण अनुपात क्या हो। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कैपिटल गियरिंग रेशियो हमारा क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि आपकी कैपिटल गियरिंग रेशियो का फार्मूला क्या है। इसका रेशियो का फार्मूला जब आप जानेंगे तो अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। इसका फार्मूला होता है, इसके कई फार्मूले हैं, लेकिन एक जो फार्मूला मैं बता रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ध्यान दीजिएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म, ठीक ना, लोन, लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म कैपिटल, कुछ भी कहते हैं, या लॉन्ग टर्म बारोइंग भी कर सकते हैं, अपॉन होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब इसमें से देखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये ऑलरेडी दिया गया है आपका 2 लाख रुपया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है भाई, 2 लाख, प्लस लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन का मतलब है कि आपके डिवेंचर्स कितने के दिए गए हैं, 4 लाख के दिए गए हैं, अपॉन इक्विटी शेयर हो कैपिटल हमारा ऑलरेडी दिया गया है 3 लाख का, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस यहां पे कहीं दिया होगा, संचय वो आदमी कितने का दिया है, 1 लाख का। टोटल मिलके हमारा हो जाएगा 4 2 6 लाख, अपॉन ये हो जाएगा 4 लाख, अर्थात ये आएगा 6:4। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका कितना आ सकता है बताइए। सोचिए कितना है, गलत हो गया क्या, फार्मूला ही उल्टा हो गया। फार्मूला देखिए, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, इसको फिर से कट कर दे रहे हैं। हाँ देखिए, कैपिटल गियरिंग रेशियो का फार्मूला हो गया, उल्टा हो गया फार्मूला। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस अपॉन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लोन, ये फार्मूला होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा ऑलरेडी दिया गया है 3 लाख, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिया गया है भाई, 1 लाख। फार्मूला ही उल्टा हो गया था, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला जो, क्योंकि रेशियो एनालिसिस में इतने फार्मूले हैं आप जानते ही होंगे। डिवेंचर्स दिए गए हैं हमारे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिया गया है, 2 लाख, और ये दिया गया है 4 लाख। टोटल हो जाएगा हमारा 4 लाख बटा 6 लाख। इसको डिवाइड करेंगे तो 4:6 आएगा, इसका हमारा करेंगे तो 0.67:1। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। एक यहां पे देखिएगा, एक अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कह रहा है कि अनुपात की गणना की जाती है सकल लाभ अनुपात। सकल लाभ अनुपात कह रहा है कि गणना की जाती है, ये लिखा गया है सकल लाभ बटा सकल विक्रय गुणे 100, मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन ग्रॉस सेल इनटू 100, एक ये दिया गया है।
बी जो ऑप्शन दिया गया है सकल लाभ मतलब ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100 ये दिया है। एक दिया है शुद्ध लाभ मतलब नेट प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन ग्रॉस सेल, और एक अगला दिया गया है सकल प्राप्तियां ग्रॉस रिसीव्ड इंटू 100 अपॉन नेट सेल। पूछ रहा है सकल लाभ अनुपात का सही सूत्र कौन सा है, यही ना होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयाचित पूंजी का वह भाग मतलब अनकॉल्ड अप कैपिटल का पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन के समय याचित किया जाता है उसे कहते हैं, मतलब उस ऐसी कौन सी वो पूंजी है जिसे कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुतों बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, रिजर्व कैपिटल। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार क्या सही है। कह रहा है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार क्या सही है। ठीक है, बताइए माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार क्या सही है। जनसंख्या अंगणितीय रूप से बढ़ती है, बिल्कुल नहीं। खाद्य उत्पादन ज्यामितिक रूप से बढ़ता है, बिल्कुल नहीं। खाद्य उत्पादन गणितीय रूप से बढ़ता है। जनसंख्या ज्यामितिक रूप से बढ़ती है, गुणोत्तर माध्य के रूप से में बढ़ती है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। एक न्यूमेरिकल है, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यदि व्यक्तिगत आय 62,000, अवितरित लाभ 400, निगम कर 1,000, अंतरण भुगतान 2,000, तो नेशनल इनकम क्या होगी। अब यहाँ पे ये वही लोग सॉल्व कर सकते हैं जो नेशनल इनकम ज्ञात करने का फार्मूला जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेशनल इनकम का फार्मूला क्या है। फॉर्म इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका दिया है सबसे पहले पर्सनल इनकम प्लस आपका क्या हो जाएगा अवितरित लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और क्या होगा निगम कर प्लस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस, सीक्वेंस में ही दिया है, ठीक ना। ये क्या क्या है सीक्वेंस में दिया है, ट्रांसफर पेमेंट माइनस तो है ही नहीं, इक्वल टू। इसका मतलब है कि पर्सनल इनकम हमारी 62,000 है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 400 है और कॉर्पोरेट टैक्स हमारा 1,000 है, ट्रांसफर पेमेंट किए हैं 2,000 का, तो 62 एक 63 64,000 हमारा 63,400 हो जाएगा। इसमें से 1,000 जब माइनस हो जाएगा तो 61,400। ऑप्शन है सही, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, मार्च 2018 को प्रारंभ किए गए व्यापार की आय का कर निर्धारण किस वर्ष होगा। कह रहा है कि ऐसा बिजनेस जो मार्च 2018 में स्टार्ट किया गया था, मतलब कि 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 में हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ, ये हमारा प्रीवियस ईयर मिलेगा। इसके बाद वाला जो वर्ष है 1 अप्रैल 2018 से, ठीक ना, 31 मार्च 2019 का होगा, वो हमारा असेसमेंट ईयर होगा, 18-19 ये होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तर के लोगों के मध्य सूचना के प्रवाह को जिस रूप में जाना जाता है उसे क्या कहते हैं।
विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तरों के मतलब कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट विभाग में और डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे लोगों के मध्य सूचना के प्रवाह को जिस रूप में जाना जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं। क्षैतिज तो होता नहीं है क्योंकि क्षैतिज तो समान स्तर के लोगों के बीच में होता है। ऊर्ध्वमुखी मतलब एक मुख और जाता है, ये भी होगा नहीं। औपचारिक कम्युनिकेशन होगा नहीं, विकर्णी कम्युनिकेशन होगा भाई। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। अगला है द्वितीयक चतुर्थक को कहा जाता है, मतलब कह रहा है Q2 को किस नाम से जाना जाता है। तो ये नाम जानते ही होंगे। Q2 इक्वल टू होता है यम, यम इक्वल टू होता है D5, D5 मतलब होता है P50। ये सब इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे नाम एक ही दिया है माध्यिका का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। एक नए साझेदार के प्रवेश पर किसी संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। मतलब कह रहा है कि जब एक पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर प्रवेश करता है तो किसी संपत्ति के मूल्य में यदि वृद्धि होती है तो उस वृद्धि को हम कहाँ क्रेडिट करते हैं। किसी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो या कमी हो, हम कहाँ क्रेडिट करते हैं भाई? रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाते में। अगला है क्वेश्चन है कि विक्रय मूल्य में वृद्धि होने पर क्या होता है। सम विच्छेद बिंदु पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सम विच्छेद बिंदु कम हो जाता है, सम विच्छेद बिंदु बढ़ जाता है, शुद्ध लाभ में कमी हो जाती है। देखिए, जब हमारी सेलिंग प्राइस में वृद्धि होगी तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा भाई? घट जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि सेलिंग प्राइस में कमी होगी तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ जाएगा, उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी। यहां कह रहा है एक व्यक्ति द्वारा 10% का अधिभार देय है जहां उसकी कुल आय कितना है? अधिक हो। किससे अधिक हो भाई? 10% का अधिभार उस पर लगाया जाता है कि जब उसके क्या नाम है 1 करोड़ रुपए से अधिक हो। ठीक ना? 50 लाख तो अब है ना, पहले 1 करोड़ था। क्वेश्चन जब पूछा गया था तो 1 लाख था, लेकिन आज के डेट में यदि हम मानते हैं मतलब 1 ही लाख रुपया रखिए इसको, सॉरी 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ से अधिक होती, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? बी होगा। यहां देखिए बीपी का क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि स्थिर लागत फिक्स कास्ट हमारा 12 लाख रुपया है और 80,000 ह्रास को सम्मिलित करते हुए, मैंने डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करते हुए, प्रति इकाई विक्रय मूल्य 1200 रुपया है, प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत 900 रुपया है, तो ऋण किस्त की हमारे 2 लाख रुपया है, तो नगद समविच्छेद बिंदु क्या होगा? भाई ये तो बड़ा विचित्र क्वेश्चन है। सोच रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन तो हमको मिले नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें से कह रहा है कि 12 लाख की हमारी फिक्स कास्ट और सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है? ध्यान दीजिएगा, हम सपोज करिए कि पीवी रेशियो हमें निकालना है। जब मान के चलिए पीवी रेशियो निकालना है, यदि हमें पीवी रेशियो निकालना है तो फार्मूला क्या होता है? SP माइनस VC अपॉन SP इंटू 100 होता है। तो इसके मतलब सेलिंग प्राइस हमारे 1200 रुपया है, वेरिएबल कास्ट हमारे 900 रुपया है और 1200 रुपया हमारा सेलिंग प्राइस है, मल्टीप्लाई 100, ये हमारा हो जाएगा 300 बटा 1200 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 25%। ये तो हुआ हमारा पीवी रेशियो, लेकिन पूछ रहा है यहाँ पे नगद समविच्छेद बिंदु क्या होगा। नगद समविच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, इसका हमारा बीपी का फार्मूला होता है FC अपॉन पीवी। FC अपॉन पीवी रेशियो होता है। FC हमारा कितना है भाई?
12 लाख का है, एक जीरो और होगा। पीवी रेशियो कितना है 25%, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। अब यहां पे कह रहा है कि 25 51 25, 25 चौको 100 और 25 चौको 100, ठीक है। 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 और 2 जीरो और बढ़ जाएगा। यहां पे दिख रहा है कितना, 12 लाख से कितना हो जाएगा, 44 लाख हो जाएगा, लेकिन ये रुपए में होगा। ये क्या होगा, रुपए में होगा। यदि इसको आपको कन्वर्ट करना होगा इसमें, तो सीधे से ये आप, एक दिया नहीं है इसमें डिटेल, उसको हटा देते हैं। ये आपके 4400 यूनिट इसमें होंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन ये इनकम्प्लीट है, तो इस हिसाब से आपके ये 4400 यूनिट इसके आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, वैवाहिक आमंत्रण पत्र के मुद्रण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लागत लेखांकन प्रणाली कौन सी है। मतलब कह रहा है कि शादी ब्याह का निमंत्रण पत्र जो हम छपवाते हैं, उसके लिए पूछ रहा है कि कौन सा लागत लेखांकन प्रणाली उपयुक्त है। तो भाई प्रोसेस होगा नहीं, ये तेल शोधन में जाता है, ठेका होगा नहीं, यूनिट कॉस्टिंग होगा नहीं, तो जॉब कॉस्टिंग ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अधिकार अंश वे अंश होते हैं जो किसको जारी किए जाते हैं, वर्तमान अंशधारियों को प्रस्तावित किए जाते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में उसके अपने शेयर होल्डर्स हैं उनको जारी किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला, दो चरों के मध्य कार्यात्मक संबंध कहलाता है, कार्यात्मक फंक्शनल रिलेशन। क्योंकि दो चरों के बीच संबंध भी होता है, लेकिन ये होगा नहीं, काल श्रेणी होगा नहीं, प्रतीक गमन विश्लेषण होगा, ये कार्यात्मक संबंध को बताता है। 25 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर में कह रहा है, वे जो किसी वस्तु की मांग बढ़ाने के लिए किए जाते हैं जाने जाते हैं। मतलब वे ऐसी वस्तु, ऐसे खर्चे जो किसी वस्तु की मांग बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, उसे हम किस व्यय के रूप में जानते हैं। तो बिक्री व्यय। बिक्री व्यय से वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस से जितना ही करेंगे उतना ही हमारी वस्तु की डिमांड बढ़ेगी। गत वर्ष से क्या अभिप्राय होता है, गत वर्ष का मतलब होता है कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष को हम गत वर्ष के नाम से जानते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्रणाली के अंतर्गत नियंत्रण प्रतिवेदन या सूचना प्रतिवेदन अभिन्न अंग है। कह रहा है प्रबंधकीय प्रतिवेदन माने मैनेजरियल रिपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत नियंत्रण प्रतिवेदन या सूचना प्रतिवेदन अभिन्न अंग है। किसका अभिन्न अंग है, वित्तीय प्रतिवेदनों का, परिचालन प्रतिवेदनों का, वित्तीय प्रतिवेदनों और परिचालन प्रतिवेदनों दोनों का, अंशधारियों को दिए जाने वाले प्रतिवेदन। जो एक मैनेजर अपना रिपोर्ट देता है वो किसका प्रतिवेदन है भाई, वो वित्तीय और अवित्तीय माने परिचालन दोनों तरीके का प्रतिवेदन हो सकते हैं। भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी जाने वाली आय कर योग्य, मतलब ऐसी आय जो भारत में कमाई, भारत में प्राप्त की या भारत में ही प्राप्त हुआ, चाहे रखा चाहे विदेश में भेजा, वो सारे सभी दशाओं में सभी करदाताओं के लिए कर योग्य होगी। अगला, अब पूछ रहा है कि मंदी के बाद क्या आता है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 29। मंदी के बाद आता है, मंदी के बाद क्या आता है भाई आप ही बताइए। समृद्धि, अवनति, पुनरुत्थान, स्थिरता। देखिए ऐसे हमारा ग्राफ होता है, ऐसे जाता है फिर ऐसे आता है। यह तो हो जाएगा टॉप लेवल पे, जब जाएगा समृद्धि हो जाएगा। मंदी का मतलब है कि जहां से ग्राफ हमारा गिरने लगा, इस सिचुएशन को बोलते हैं अवनति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी।
और जब ऊपर की ओर उठता है तो पुनरुत्थान होता है। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मांग सिद्धांत में उपभोक्ता के संतुलन की मान्यता नहीं है। कह रहा है कि कौन से मांग सिद्धांत में उपभोक्ता के संतुलन की मान्यता नहीं है। तो ध्यान दीजिए, संक्रमिता, अनुकूलतम सिद्धांत, उपभोक्ता पसंद का सिद्धांत, इसमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। काल श्रेणी विश्लेषण के अंतर्गत ऐसा नियमित एक आवधिक संचलन जो 1 वर्ष से अधिक का न हो कहलाता है। मतलब वो पूछ रहा है कि टाइम सीरीज विश्लेषण एनालिसिस के अंतर्गत कौन सा वो नियमित आवधिक है जिसके संचालन से 1 वर्ष से अधिक अवधि का नहीं होता है, वो कहलाता है। वो क्या कहलाता है भाई? मौसमी परिवर्तन। क्यों? क्योंकि मौसमी परिवर्तन हमेशा 2, 4, 6, 5 महीने पर चेंज होता रहता है, वो 1 वर्ष की अवधि का नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए एक न्यूमेरिकल आया, कह रहा है यदि पूंजी आपकी 50,000 हो, दायित्व 30,000 हो और अस्थायी संपत्तियां 70,000 हो तो चालू संपत्ति क्या हो? ध्यान दीजिएगा, यही ना होता है, कैपिटल प्लस जो भी हमारी लायबिलिटीज है इक्वल टू एसेट्स, यही है। वो भी कौन सी एसेट्स है? फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स मतलब यह है कि यदि हम कैपिटल और लायबिलिटीज को जोड़कर इसमें से यदि हम फिक्स एसेट्स घटा दें तो जो आएगा हमारा करंट एसेट्स होगा। फॉर एग्जांपल 50,000 का हमारा कैपिटल है, लायबिलिटीज हमारी 30,000 रुपये की है और इसमें से फिक्स एसेट्स 70,000 हम घटा दें तो 5, 3, 8 और 70,000 निकल गया तो 10,000 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, ठेका खाते में चालू कार्य के अंतर्गत सम्मिलित है, माने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कह रहा है कि चालू कार्य वर्किंग प्रोग्रेस में शामिल है। भाई क्या शामिल है? प्रमाणित कार्य की लागत, अप्रमाणित कार्य की लागत, भाई दोनों होगा, प्रमाणित और अप्रमाणित दोनों कार्य की लागत वर्किंग प्रोग्रेस में शामिल है। परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाने से यदि कुल उत्पादन बढ़ता है तो यह कहलाता है। कह रहा है कि वेरिएबल के जो सोर्सेस है उनकी क्वांटिटी यदि हम बढ़ा देते हैं तो कुल उत्पादन बढ़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति आपूर्ति नियम। सोच के बताइए क्या कहा जाएगा? उसको हम कहते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम, ऑप्शन नंबर सी। परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाने से यदि कुल उत्पादन बढ़ता है तो उसको हम उत्पत्ति वृद्धि नियम, और घटता है तो उत्पत्ति ह्रास नियम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार अंशों के निर्गमन के संबंध में आवेदन की राशि इससे कम नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। सेबी के डायरेक्शन की, इस समय तो कुछ और है लेकिन उस समय जब क्वेश्चन बना था उसमें कह रहा है अंशों के निर्गमन मूल्य का 25% होना चाहिए। फिर कह रहा है कि जब 2 चरों के मध्य संबंध को व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब 2 चरों के मध्य संबंधों को व्यक्त किया जाता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? अनुपात भी कहते हैं, प्रतिशत अनुपात भी कहते हैं, दर अनुपात, ये दूर नहीं है, दर अनुपात। उपयुक्त सभी कहा जाता है क्योंकि 2 चरों के मध्य सभी में ज्ञात किया जाता है। रेशियो एनालिसिस के स्टार्टिंग में ही है। अगला क्वेश्चन, किसी एक उत्पाद अथवा सेवा की मूल लागत की गणना करने की लागत लेखांकन विधि क्या है? कह रहा है कि यदि किसी एक उत्पाद अथवा सेवा की मूल लागत की गणना करने की लागत लेखांकन विधि है, क्या है भाई? एक उत्पाद की गणना की जाती है या सेवा की तो उसको इकाई लागत कहा जाता है, ऊपर वाला तो होगा ही नहीं। नेतृत्व की वह शैली जिसमें समूह के सदस्यों को, माने लीडरशिप की वह स्टाइल जिसमें समूह के सदस्यों को अपना कार्य स्वतंत्रता पूर्वक करने की अनुमति प्रदान करता है। माने वो कौन सी लीडरशिप स्टाइल है जिसमें समूह के सदस्यों को अपना कार्य स्वतंत्रता पूर्वक करने की परमिशन देता है, उसे हम किस नाम से हम जानते हैं? तो उसे हम निर्बाध शैली के नाम से जानते हैं।
अगला क्वेश्चन, 31 मार्च 2019 को कुल देनदार हमारे 25,000 के थे और अप्राप्त ऋण हमारे 10,000 के थे। यदि देनदारों की छूट की दर 2% हो और अप्राप्त ऋण के लिए प्रावधान 5% हो तो देनदारों पर छूट की राशि क्या होगी? बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक ना? बताइए। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम देनदार से लिखेंगे। जैसे देखिए, डेप्टर्स, डेप्टर्स हमारा कितने का है भाई? 25,000 का है। इसमें हमारा बैड डेब्ट्स कितना है? बैड डेब्ट्स हमारा 1,000 है, तो लेस इसमें से घटाएंगे बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स हमारा कितना घटेगा? 1,000। अब बच कितना गया भाई? 24,000। अब इस पे कह रहा है कि देनदारों पर छूट की दर 2% है, तो आपको पता होगा छूट से पहले प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स घटाया जाता है। तो इस पर हमारा जो प्रोविजन कर दिया जा रहा है वो प्रोविजन कितना है, क्योंकि डिस्काउंट का काम तो लास्ट में आता है। इस पर 5% निकालिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 5 चौको 20 और 5 दूनी 10, 2 1200 रुपया हो गया। 008, यहाँ 3 में से 1 गया 2, ये। अब इस पर से हम डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट पूछ रहा है, डिस्काउंट का रेट हमारा 2%, इसका 2% डिस्काउंट निकालेंगे। 2 जीरो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, 456 रुपया आगे जो भी आए, लेकिन आंसर आपका 456 रुपया होगा। दिया है 456, ठीक है ना? एक सिस्टम से किया जाता है। एक और क्वेश्चन नीचे दिया है, एक्स प्रबंध के सिद्धांतों के महत्वपूर्ण होने की वजह क्या है? जो प्रबंध का एक्स सिद्धांत है पूछ रहा है, इसके महत्वपूर्ण होने की वजह क्या है? कार्यकुशलता में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधकीय लेखांकन का एक उपकरण नहीं है? मतलब कह रहा है निम्न में से कौन प्रबंधकीय लेखांकन का उपकरण नहीं है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान दीजिएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है, स्थिति लेखांकन भी आता है, यह भी आता है। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण व निर्वचन मेरे ख्याल से यह है, इस क्वेश्चन पर विवादित था, बाद में चलकर आयोगों से ने इसको हटा दिया था, लेकिन सही आंसर इसका, क्योंकि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जब चैप्टर खोलेंगे तो उसके जो ब्रांचेज आपके प्रकार उसको दिखाई देंगे, ये सारे नाम उसमें दिखाई देंगे, यहाँ तक कि ये भी दिखाई देगा, लेकिन आयोग ने इस क्वेश्चन को कट कर दिया था। लेकिन फिलहाल जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आप इसको रख सकते हैं, बाकी आप जैसा उचित समझे। संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा, संसद अथवा राज्य के किसी विधानमंडल द्वारा पारित विशेष अधिनियम के अंतर्गत समामेलित कंपनी कहलाती है। मतलब कह रहा है कि संसद के विशेष अधिनियम या राज्यमंडल के विशेष अधिनियम के द्वारा जो स्थापित कंपनी होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? सरकारी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, वैधानिक कंपनी। जो हमारी जो वैधानिक कंपनी है उसको हम इस नाम से जानते हैं, ठीक ना? अब इस पे क्वेश्चन पे भी विवाद था, कुछ लोग रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं, तो रजिस्टर्ड तो चारों सिचुएशंस में होती है, लेकिन जो वैधानिक कंपनियां होती हैं, स्टेचरी जो होती है, वो संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा पारित करके बनाई जाती है। अगला है, नए साझेदार के प्रवेश पर जब साझेदार यह निर्णय करते हैं कि संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में हुए परिवर्तन का लेखा पुस्तकों में किया जाए किंतु खातों में न किया जाए तो फर्म तैयार करती है। कह रहा है कि जब भी एक किसी साझेदार का प्रवेश होता है तो सारे साझेदार मिलकर यह डिसीजन लेते हैं कि जो भी संपत्ति और मूल्य में परिवर्तन हुआ है उन परिवर्तनों का लेखा पुस्तकों में किया जाए किंतु खातों में न किया जाए। तो ऐसी दशा में फर्म पूछ रहा है कि क्या तैयार करती है भाई? तो फर्म लाभ हानि ऐसी दशा में समायोजन तैयार करती है, और यदि खातों में भी किया जाए तो भाई रिवैल्यूएशन रियलाइजेशन अकाउंट बनाती है। अगला है, प्रबंध का अंतिम कार्य क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, मैनेजमेंट का अंतिम कार्य नियंत्रण है, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाते हैं भाई।
अगला क्वेश्चन है कि कर्मचारी की जिम्मेदारियों की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी लेन देन के प्रत्येक पहलुओं का अभिलेखन किसी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है कहलाता है। कह रहा है कि कर्मचारी की जिम्मेदारियों की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी लेन देन के प्रत्येक पहलुओं का अभिलेखन किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि कई व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? आंतरिक रोकथाम की व्यवस्था, इंटरनल चेकिंग। ठीक ना। अगला है प्रत्यक्ष रूप से एक पर्यवेक्षक का निर्देश मानने वाले अधीनस्थ की संख्या कहलाती है स्पान ऑफ मैनेजमेंट, नियंत्रण का विस्तार। ये 46 नंबर क्वेश्चन, इसे डायरेक्ट याद कर दीजिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अंश के निर्गमन मूल्य पर अंकित मूल्य का आधिक क्या कहलाता है? किसी अंश को जो निर्गमन मूल्य है, इशू वैल्यू है, और उसका फेस प्राइस है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? बट्टा कहते हैं भाई। अगला कह रहा है कि किसी कंपनी द्वारा प्रतिभूत प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है, मतलब एक कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम माने शेयरों को सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू करती है, तो प्रीमियम का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? तो यहाँ पे दिया है अपने सदस्यों को पूर्ण 10 बोनस अंशों के निर्गमन के लिए, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए, अंशों पर लाभांश भुगतान करने। ये तो होता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ई। किसके लिए करती है? एक बार और चेक करके बताते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन फिर से रखते हैं। कह रहा है कि किसी कंपनी द्वारा प्रतिभूत प्रीमियम का प्रयोग किया जा सकता है, किसके लिए किया जाता है बताइए। मैंने अभी बताया अपने सदस्यों को पूर्णतः बोनस अंशों को निर्गमन करने के लिए। क्या बोनस अंशों को निर्गमन करने के लिए कंपनी क्या करती है? शेयर इशू करती है कि नहीं करती है? करती है। तो बोनस अंशों के निर्गमन। फोर्टी 49 नंबर क्वेश्चन। फोर्टी 49 चलिए 49 व्यापार चक्र। व्यापार चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? मतलब जो हमारा ट्रेड साइकिल है इसके संबंध में कौन सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। विस्तार, उत्सावधन, अवनति, पुनरुत्थान व्यापार चक्र के 4 चरण हैं। व्यापार ये सही है। व्यापार चक्र पूंजीबाजी पद्धति का एक अभिन्न अंग, ये भी सही है। किन्स के अनुसार व्यापार चक्र की विशुद्ध मौद्रिक घटना, किन्स थोड़े दिए थे, किन्स तो ब्याज के सिद्धांत दिए थे। ऑप्शन नंबर यही मिल गया, सी। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह लागत जो प्रति इकाई स्थिर रहती है, ऐसी कास्ट जो पर यूनिट फिक्स रहती है किंतु उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने के साथ साथ परिवर्तित होती है, वो कौन सी लागत कहलाती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमेशा पढ़ते होंगे। परिवर्तनशील लागत, ये ऐसी लागत है जो उत्पादन की मात्रा को बढ़ने पर बढ़ती है, घटने पर घटती है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी द्वारा अंशों के निर्गमन किया जाता है। पूछ रहा है कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक कंपनी अपने अंशों का निर्गमन कर सकती है किस मूल्य पर? तो ध्यान दीजिएगा, केवल कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम मूल्य और प्रीमियम पर करती है, क्योंकि बट्टा पर खत्म कर दिया गया। अगला है तीन गुणों के संबंध में, तीन गुणों के संबंध में वर्गों की कुल संख्या क्या होगी? ये तो डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, 27 होती है। तीन गुण है, गुण कोई रखा गया, तीनों का वर्ग करेंगे या स्क्वायर करेंगे या तीनों को जोड़ देंगे तो आपकी 27 आएगी। अगला है 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर।
53 में कह रहा है कि एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कार्यात्मक संगठन का प्रमुख लाभ क्या है? कार्यात्मक संगठन का प्रमुख लाभ क्या है? भाई विशेषज्ञता है, समन्वय, प्रेरणा, सरलीकरण थोड़े होगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर कह रहा है कि वार्षिक आवश्यकता है तो एक कंपनी किसी वस्तु की 8000 इकाइयां क्रय करती है। प्रत्येक इकाई की लागत 10 रुपया है। आदेश देने की लागत प्रति आदेश 3 रुपया है। सामग्री रखने की लागत औसत स्कंद का 7.5% है। तो मितव्ययी आदेश ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे EOQ का फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। एक फार्मूला होता है, लागत नियंत्रण की ये तकनीक है। EOQ का फार्मूला होता है इसमें क्या फार्मूला है? 2UC अपॉन क्या होता है? 2O है, अपॉन होता है C। U का मतलब होता है इसमें एनुअल यूजेज, U, और O जो दिया गया है उसका मतलब ऑर्डर कास्ट पर ऑर्डर कास्ट पर ऑर्डर, और एक दिया है C दिया है, उसका होता है कास्ट कैरिंग 1 यूनिट ऑफ द ईयर। कास्ट कैरिंग 1 ऑफ द ईयर इक्वल टू C। इस फार्मूला पे रखेंगे, मेरे हिसाब से 800 यूनिट आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला एक समीकरण पूछ रहा है, ये टाइम सीरीज का समीकरण है। पूछ रहा है कि कौन सा समीकरण इसमें से सही सटीक बैठेगा। ये है वार्षिक उपनति समीकरण y = 30 + 3.6x को मासिक उपनति समीकरण में परिवर्तित कीजिए। तो ये आपके बी ऑप्शन होगा कि y = 2.5 + 0.025। याद रख लीजिएगा, इक्वेशन पढ़ लीजिएगा उसको, आप उतना डिटेल से चलेगा तो समय ज्यादा लगेगा। एक संगठित समूह की सभी क्रियाओं, लक्ष्य निर्धारण या लक्ष्य प्राप्ति को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कह रहा है एक संगठित समूह की सभी क्रियाओं, लक्ष्य निर्धारण या लक्ष्य प्राप्ति को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य निर्धारण तो नेतृत्व में होता है, नियोजन इसमें तो होगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी तटस्थता वक्रों की विशेषता नहीं है? तटस्थता वक्र की कौन विशेषता नहीं है? बताइए। तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते, ये सही है। तटस्थता वक्र प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि प्राप्त करता है, ये भी सही है। तटस्थता वक्र मूल बूंद की ओर नतोदर होता है, ये गलत है, उन्नतोदर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। अगला है, कह रहा है कि एक आवर्त वितरण का समांतर माध्य 5 है। यदि प्रत्येक आवृत्ति को 5 गुना कर दिया जाए तो समांतर माध्य क्या? देखिएगा, किसी भी अंक में यदि इसको 5 गुना बढ़ा रहे हैं, मतलब सीधे से ऐसे समझिए, जितना गुना आप बढ़ाएंगे उतने ही उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब है कि 5 अंक है, 5 गुना बढ़ाया जा रहा है तो भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आंसर हो जाएगा इसका 5। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब अंशों का हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाता है। जब कह रहा है एक कंपनी शेयरों को फॉरफिटेड करती है तो फॉरफिटेड अकाउंट को पूछ कह रहा है कि डेबिट किया जाता है किस राशि से? अंश पूंजी खाता माने शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है उसकी मांगी गई राशि से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक 2 क्वेश्चन और पढ़ा दे रहा है क्योंकि आधा बचेगा तो आधा दूसरे पार्ट में चला जाएगा। अस्थायी संपत्तियों पर ह्रास की गणना की जाती है।
अस्थाई संपत्तियां जो होती हैं उसके उस पर ह्रास की गणना पूछ रहा है कि किस मेथड से किस पर की जाती है, तो पुस्तक मूल्य पर, डेप्रिसिएशन उसकी बुक वैल्यू पर लगाया जाता है। ऋण क्षमता अनुपात एक परीक्षण है, डेप्ट इक्विटी रेशियो 21 तरह का आपका परीक्षण है। तो ध्यान दीजिए, लाभदायकता अनुपात तो होता नहीं है, शोधन क्षमता अनुपात सॉल्वेंसी रेशियो का है, तरलता होगा नहीं, ये होगा नहीं। ठीक है, बासठ रहने दें। हाँ, तो 63 वाला से जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट लेक्चर से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि एक लेक्चर में काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 1.5 घंटे से कम नहीं लगेगा, 1.5 घंटा पौने 2 घंटे एक पेपर को सॉल्व करने में, क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है। तो भाई एक एक करके सॉल्व करेंगे तो 2 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मैंने छोटे छोटे पार्ट में 2 टुकड़ों में कर दिए हैं, और आज से डेली आप लोग का पेपर तक जितने भी PYQ वगैरह हैं उसको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, मेहनत करिए और वीडियो को अपने फ्रेंडों में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी सब पढ़ दें, और लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।